Hello students, today we are going to start partnership. आज इसमें हम पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बेसिक्स क्या होते हैं पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स में, उसकी थ्योरी पार्ट अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे। इससे पहले आपने 11th क्लास में भी पार्टनरशिप का मीनिंग, इसके बारे में बहुत कुछ सीखा होगा, इसकी नेचर। तो फिर से एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। पार्टनरशिप पर एक्ट कौन सा लगता है? यस, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डिफ़ाइन दी हुई है। आई होप आप सबने बुक अरेंज कर ली होगी, उसमें से आप ये सारी थ्योरी लर्न करेंगे। पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी कि कोई भी लीगल बिजनेस जो ओनली प्रॉफिट अर्न करने के लिए कमाया जाता है, जिसमें कोई भी पार्टनर इन्वॉल्व हो सकता है। कोई भी बिजनेस चाहे वो एक पार्टनर करे या सब ने किया हो वो बिजनेस, तो वो काम सबके द्वारा ही किया हुआ माना जाएगा। पार्टनर्स अपने बिटवीन जो भी एग्रीमेंट है उसको ऑरल भी कर सकते हैं, यानी कि वर्बल एग्रीमेंट भी हो सकता है और रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट्स अराइज ना हो, इसके लिए पार्टनरशिप से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस को एक डॉक्यूमेंट में लिख लिया जाता है, दैट इज़ नोन एज पार्टनरशिप डीड। तो डीड में बहुत सारी बातें लिखी जाती हैं, जैसे कौन कौन पार्टनर्स हैं, उनके नेम, एड्रेसेस, पार्टनर की कैपिटल कितनी होगी, उस पर कितना इंटरेस्ट देना है, ड्राइंग्स पे लेना है या नहीं लेना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा, सैलरी देनी है या नहीं, बहुत सारी बातें। प्रैक्टिकल जब हम करेंगे तो उसके लिए हमें रूल सीखने हैं। अगर तो पार्टनरशिप डीड बनाई है पार्टनर्स ने तो बहुत ही अच्छी बात है, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा सारा उनका सिस्टम। और अगर पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो यहाँ पर 8 रूल्स थ्योरी में गिवन है। मैंने यहाँ 5 रूल्स टिक भी किए हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में ये 5 रूल काम आएंगे, तो इनको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है। अगर पार्टनर्स के बीच में कोई डीड यानी रिटन एग्रीमेंट ही नहीं है, तो जब भी पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट होगा तो वो इक्वली शेयर किया जाएगा। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली बांटेंगे, ऐसे ही लॉस को भी इक्वली सफ़र करेंगे। इसमें कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं देखा जाएगा। सपोज़ ए ने 1 लाख कैपिटल लगाई है, बी ने 50,000 और सी ने भी 50,000, तो हमने कैपिटल रेशियो जो यहाँ निकल रही है 2:1:1 वो नहीं लेना। इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। सेकेंड रूल ये ध्यान रखना है कि पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करी है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। फर्म कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेगी अगर डीड ही नहीं है तो। थर्ड रूल है, अगर कोई पार्टनर्स पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रॉ कर लेता है बिजनेस में से, यानी कि ड्राइंग्स कर लेता है, तो उससे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड। फोर्थ रूल है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस में एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, तो उसको एक्स्ट्रा काम के लिए कोई भी सैलरी या रेम्युनरेशन या कमीशन पे नहीं किया जाएगा। सपोज़ ABC पार्टनर्स हैं, A और B तो सुबह 9 बजे आके 5 बजे ऑफिस से चले जाते हैं, लेकिन जो C है वो 2 घंटे और एक्स्ट्रा लगाता है, बिजनेस का काम करता है, ऑफिशियल वर्क, और वो कह रहा है कि मुझे इस एक्स्ट्रा 2 घंटे की सैलरी चाहिए, तो उसको कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं मिलेगा अगर डीड ही नहीं है तो। फिफ्थ रूल है कि अगर फर्म को पैसे की ज़रूरत है और फर्म किसी पार्टनर से ही बोरो कर लेती है, पार्टनर से लोन या एडवांस लिया हुआ है, तो फर्म यानी बिजनेस को पार्टनर को लोन पर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, एट द रेट ऑफ 6% पर एनम देना ही होगा। अगर डीड में कोई और रेट है, मान लीजिए 5 या 9, तो वही चलेगा। पर हम यहाँ पर किन रूल्स की बात कर रहे हैं? जब डीड ही नहीं है, इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ डीड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना होगा। इसके अलावा 6 नंबर पे पॉइंट है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट के बगैर कोई भी और नया पार्टनर
फर्म में एडमिशन नहीं ले सकता। किसी भी बिज़नेस के मैटर पर सबकी एक्सेप्टेंस या कंसेंट होनी ज़रूरी है। सपोज़ सी का बेटा डी पार्टनरशिप में आना चाहता है, ए मान गया है, सी मान गया है, बट बी डिनाई कर रहा है, तो इस डिसीज़न को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। सबकी कंसेंट एक्सेप्टेंस होनी ज़रूरी है। 7 पॉइंट है कि जितने भी पार्टनर्स हैं, वैसे कितने पार्टनर हो सकते हैं, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हैं एट प्रेजेंट। तो जितने भी पार्टनर्स हैं, हर एक पार्टनर को बिज़नेस को कंडक्ट करने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का या मीटिंग्स अटेंड करने का, डिसीज़न लेने का राइट है। और लास्ट 8th रूल ये है कि जितने भी पार्टनर हैं, हर किसी को ये राइट होगा कि वो बिज़नेस की बुक्स को एग्ज़ामिन कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है, उनकी ज़ेरॉक्स लेना चाहे, कॉपी लेना चाहे तो वो ले सकता है। तो ये 8 रूल्स गिवन है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लेकिन जो 5 रूल हैं, फर्स्ट 5, वो आपके प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन ड्राइंग्स, नो एक्स्ट्रा सैलरी और रेम्युनरेशन टू एनी पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी गिवन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। आपने बच्चों 11 में सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट सीखे हुए हैं, जिसमें आपने किया था कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है, जिससे हम नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं और फिर बैलेंस शीट बनानी होती है। यहाँ पर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के बाद और बैलेंस शीट से पहले हम एक नया अकाउंट सीखेंगे जो ओनली पार्टनरशिप फर्म को बनाना पड़ता है, और उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो पहले P&L बनता है, उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन बनता है। तो इसमें डिफरेंस के ये 6 पॉइंट दे रखे हैं, मैं इनको पढ़ रही हूँ। सबसे पहले स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनाया जाता है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना चुके हैं, उससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस आ चुका है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस की बारी आती है। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन P&L के बाद बनता है और बैलेंस शीट से पहले बनेगा, वो भी तब जब प्रॉफिट है। हाँ, अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो P&L एप्रोप्रिएशन भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए निकाला जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं कि जितना भी प्रॉफिट बचा है उसको पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के बारे में हमें बताता है। P&L अकाउंट का कभी भी कोई ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंस नहीं हो सकता। P&L एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है, यानी कि इसमें ब्रॉट डाउन कैरी डाउन हो सकता है अगर हमने कुछ प्रॉफिट बांटा ही नहीं, यानी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रख दिया है। 4th पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ध्यान दीजिए, चार्ज और एप्रोप्रिएशन। P&L अकाउंट में ओनली वही एक्सपेंसेस आते हैं जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज का मतलब जो देना ही देना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट। चार्ज का मतलब चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो, चाहे प्रॉफिट कम हो, चाहे प्रॉफिट ना हो, यानी लॉस ही क्यों ना हो जाए, ये एक्सपेंसेस करने ही करने हैं। लेकिन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वही आइटम्स आती हैं जो एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है, यानी कि जब प्रॉफिट बचेगा तो ही ये दिया जाएगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो इन एक्सपेंसेस को भी इसमें नहीं लिखा जाएगा। 5th पॉइंट है पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट होता है, आपस में उन्होंने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो भी डिसाइड किया कि कितना इंटरेस्ट देना है पार्टनर को, कितना सैलरी देनी है, ऐसी बातें P&L अकाउंट में नहीं आएंगी। P&L अकाउंट में बिजनेस के खर्चे आएंगे, बिजनेस का रेंट, एम्प्लॉयज़ या स्टाफ की सैलरी। पार्टनर से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस या इनकम P&L में नहीं आएगा, वो सारे किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। एग्रीमेंट वाली बातें एप्रोप्रिएशन में जाएंगी। और लास्ट है मैचिंग प्रिंसिपल। P&L पर बिल्कुल कम्प्लीटली मैचिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट कैसे निकालने हैं, करंट ईयर के रेवेन्यू में से करंट ईयर के एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना है। जबकि एप्रोप्रिएशन पर मैचिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, कोई पिछला या अगला एक्सपेंस भी पार्टनर से रिलेटेड यहाँ डिडक्ट हो सकता है। अब एक और डिफरेंस है, उससे पहले एक अटेंशन में बॉक्स में यहाँ पर दे रखा है, पार्टनर से रिलेटेड, अभी हमने पढ़ा पार्टनर से रिलेटेड कोई भी खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आएगा,
किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आएगा। लेकिन सिर्फ दो बातों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये दो एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ना कि एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज वाली बातें, चार्ज का मतलब जो देना ही देना है, वो दो चीज़ें हैं। एक तो पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट, और दूसरा पार्टनर को दिया जाने वाला रेंट। अगर सपोज़ फर्म के पास उसकी बिल्डिंग नहीं है और हम किसी पार्टनर की बिल्डिंग या लैंड एक्वायर कर रहे हैं, तो हमने उसको रेंट, जैसे हम एक आउटसाइडर को देते हैं, देना ही देना है। तो रेंट का ध्यान रखना है और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो बातें कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लेनी, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इनको P&L में लेना है। बाकी सारी चीज़ें पार्टनर से रिलेटेड, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, ये सब P&L एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो यहाँ पे 4 पॉइंट डिफरेंसेस के दे रखे हैं। चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट है नेचर। चार्ज का मतलब कि वो खर्चा जो देना ही देना है। इट इंडिकेट्स एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट्स वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बिना इन एक्सपेंसेस को डिडक्ट किए आप P&L से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस नहीं निकाल सकते। यानी चार्ज वाले जितनी भी एक्सपेंसेस हैं वो P&L में आएंगे। और एप्रोप्रिएशन में इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स टू वेरियस हेड्स। एप्रोप्रिएशन में जितना भी प्रॉफिट आपका अलग अलग हेड में गया, कितना सैलरी में चला गया, कितना कमीशन में, पार्टनर से रिलेटेड हेड्स यहाँ पर आएंगे, यानी ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को बताता है। रिकॉर्डिंग, P&L में डेबिट साइड पर एक्सपेंसेस सारे आते हैं, इट इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट। चार्ज वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो P&L में डेबिट होती हैं। ऐसे ही एप्रोप्रिएशन वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट होती हैं। थर्ड पॉइंट है नेसेसरी और नॉट। इट इज़ नेसेसरी टू मेक चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ़ देयर इज़ लॉस। चार्ज वाले जो खर्चे होते हैं वो डिडक्ट करने ही करने हैं, चाहे तो लॉस ही क्यों ना हो जाए। लेकिन जितनी भी बातें एप्रोप्रिएशन की होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, वो तभी डिडक्ट होंगी जब प्रॉफिट है। प्रॉफिट ही नहीं है तो हम पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्युनरेशन ये सब नहीं देंगे। एग्जाम्पल अभी हमने ऊपर बॉक्स में भी पढ़ा था कि जो चार्ज वाली बातें हैं, जैसे पार्टनर से रिलेटेड रेंट और उसका इंटरेस्ट ऑन लोन, ये P&L में आएगा, चार्ज है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, ये एप्रोप्रिएशन में आएगा, क्योंकि ये चार्ज नहीं है, बिकॉज ये तभी दिए जाएंगे जब प्रॉफिट है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाने के लिए नहीं बोला जाएगा, खाली फर्स्ट इलस्ट्रेशन जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पिछला रिवाइज कराने के लिए वहीं पर ही सिखाया गया है। मेन इसमें आपसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पूछा जाएगा, जो कि मैंने पहले भी बता दिया कि ये कब बनता है, जब इससे पहले ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया हो और प्रॉफिट आए। अगर लॉस बचता है P&L में तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, अगर प्रॉफिट आया है P&L के थ्रू तो ये बनेगा। यानी कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद और बैलेंस शीट से पहले बनता है ये। तो इसका फॉर्मेट देखिए, हर अकाउंट में दो साइड होती है, डेबिट क्रेडिट। फॉर द ईयर एंडेड बनाना है, इसको क्रेडिट साइड से यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। क्रेडिट साइड से सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी मैं इसके बाद एंट्रीज भी समझाऊंगी, क्योंकि एंट्रीज किसी किसी सम में ही मांगी जाएंगी, मेन आपका अकाउंट ही है। तो इसको क्रेडिट साइड से स्टार्ट करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना भी प्रॉफिट आया उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र किया। P&L एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एक ही चीज़ से बढ़ सकता है जो हम पार्टनर से लेते हैं। जनरली फर्म पार्टनर को देती ही है एक्सपेंसेस, लेती क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी चार्ज करने के लिए क्वेश्चन में कहा हो तो, डीड का प्रोविज़न हो तो। डीड ही नहीं है तो ये नहीं लेना। तो मान लीजिए क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेना है और हमारे दो पार्टनर्स हैं A और B, तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम उनसे ले रहे हैं वो फर्म की इनकम को बढ़ाएगा। उसके बाद इसके टोटल में से सारे ये जो डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, आप इनको आगे पीछे भी ले सकते हैं, वो सब डिडक्ट करने हैं। ये एक्सपेंसेस एप्रोप्रिएशन वाले हैं, यानी तभी दिए जाएंगे जब प्रॉफिट है। इसमें आती है पार्टनर की सैलरी, डीड में जितनी लिखी हुई है, पार्टनर को दिया जाने वाला कमीशन, उसकी कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट,
इसके बाद जो प्रॉफिट बचता है जनरली वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का पर्पस होता है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जानना। लेकिन अगर हम सारा प्रॉफिट पार्टनर्स में नहीं बांटना चाहते, कुछ फ्यूचर की एमरजेंसी के लिए बचा के रखना चाहते हैं, तो हम कुछ पार्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड रख लेते हैं, दैट इज़ नोन एज रिजर्व। तो रिजर्व भी P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। तो मान लीजिए प्रॉफिट का 10% हमने रिजर्व में रख लिया, रिमेनिंग जितना भी बचेगा वो पार्टनर्स में जो भी उनकी एग्रीड रेशो होगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए में और बी में, उनकी कैपिटल में जाएगा। ये जो कैपिटल है और करंट है ये भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, फिक्स कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बारे में। इसके बाद हम एंट्रीज कर रहे हैं। क्योंकि एंट्रीज़ आपका बेस है, इस पर ज़रूर ध्यान देना है। पहली एंट्रीज़ में पहली एंट्री में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उससे जो भी प्रॉफिट आता है उसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है। तो फर्स्ट एंट्री हुई हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो ही ये बनेगा। लॉस के केस में ना ये एंट्री होगी और ना ही ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। सेकेंड एंट्री देखिए, अगर डीड में कहा है कि पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस बनाना है। एंट्री हुई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि पार्टनर के साथ कैश में डीलिंग नहीं करनी, जो कुछ भी देना है उसको कैपिटल में क्रेडिट किया जाएगा और लेना है तो उससे कैपिटल डेबिट होगी। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट इसलिए हुआ बिकॉज ये एक्सपेंस है और इसने पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा दिया, इसलिए कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होके एक्सपेंस बन गया है तो जितने भी एक्सपेंसेस पार्टनर से रिलेटेड हैं वो सारे P&L एप्रोप्रिएशन में जाएंगे डेबिट साइड पर। तो नेक्स्ट एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इस एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन आया है, इसीलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे हमने लिखा टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी कि P&L से रिलेटेड एंट्री जो भी हैं वो सब उसके अकाउंट को अफेक्ट करेंगे। थर्ड एंट्री में पढ़ रही हूँ आपके सामने कि अगर डीड में लिखा है कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है, तो जब फर्म इंटरेस्ट लेगी तो ये फर्म की इनकम है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का क्रेडिट बैलेंस होगा और पार्टनर की कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पर आपने ड्रॉइंग्स डेबिट नहीं लिखना, क्योंकि अल्टीमेटली इफेक्ट क्या है, ड्रॉइंग्स जाके कैपिटल को रिड्यूस करती है, तो जो मेन इफेक्ट है वो यहाँ पर आएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फर्म की इनकम हो गई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसके बाद जब इनकम क्रेडिट हो गई है तो इसको P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करना है। दिस इज़ अवर ट्रांसफ़र एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तभी देखिए क्योंकि एंट्री में P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हुआ है, इसलिए P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड पर डेबिट वाले हेड का नेम लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नेक्स्ट फोर्थ एंट्री है, अगर डीड में लिखा है कि पार्टनर को किसी एक्स्ट्रा वर्क के लिए सैलरी या कमीशन पे करना है, तो ये सैलरी, कमीशन या रेम्युनरेशन जो भी वर्ड आ जाए, दिस इज़ अवर एक्सपेंस, ये पहले डेबिट होगा और पार्टनर को कैश में ना दिया जाएगा बल्कि उसकी कैपिटल में क्रेडिट होगा। उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर सैलरी या कमीशन। फिफ्थ एंट्री है, अगर क्वेश्चन में रिजर्व में ट्रांसफ़र करने के लिए बोला गया है कुछ पार्ट प्रॉफिट का, तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू रिजर्व। उसके बाद जो भी बचा हुआ प्रॉफिट होता है वो पार्टनर की कैपिटल या करंट अकाउंट में जाता है। सिक्स एंट्री लास्ट, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। उसके बाद यहाँ पर 5 फीचर्स दिए हुए हैं P&L एप्रोप्रिएशन की नेचर के बारे में, क्योंकि ये P&L के बाद बनता है और प्रॉफिट हो तो तभी बनेगा, इसीलिए इसको P&L की एक्सटेंशन भी कहा जाता है। P&L एप्रोप्रिएशन सोल प्रोप्राइटर में नहीं बनता और कंपनी में भी नहीं बनता। कंपनी अकाउंट्स आपने सीखा, उसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली पार्टनरशिप फर्म्स बनाती हैं। इसकी नेचर नॉमिनल जैसी है। नॉमिनल का रूल आपको आता है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो आपने अभी फॉर्मेट में अकाउंट में भी देखा कि
कि जितने भी एक्सपेंसेस थे पार्टनर से रिलेटेड वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में आएंगे, और इनकम जो कि जनरली एक ही होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में आएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मेन पर्पस ये है कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड में पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि इसका पर्पस है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को जानना। इसमें जितने भी प्रोविजंस हैं वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली चलते हैं। थैंक यू।